मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोशिका पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में, बायो में हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो है कोशिका में ही एक, मैंने बताया था कोशिकांग में एक महत्वपूर्ण अंग था जिसका नाम था केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर आज घुस करके पढ़ेंगे। केंद्रक के अंदर जाकर पढ़ेंगे। ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के बारे में जानकारी किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। हाँ, क्लाइव नहीं, अब इतिहास नहीं है यहाँ पर, जो है जीव विज्ञान है, तो नाम क्लाइव की जगह ब्राउन याद करो। क्या याद करो? रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये केंद्रक जो है, इसका अंग्रेजी में क्या नाम है? न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। अब इसमें जो अम्ल पाया जाता है तो कुछ इसी से नाम होगा ना, तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। उसी से नाम पड़ा है, न्यूक्लियस से ही नाम पड़ा है। अब इसमें कुछ जो है धागे नुमा संरचना पाई जाती है इस केंद्रक के अंतर्गत, धागे नुमा संरचना। और उस धागे नुमा संरचना का जो मतलब धागा जो होता है इसमें, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन धागे नुमा संरचना है। अब ये धागे नुमा संरचना कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे धागे नुमा संरचना पाई जाती है। जब इसको जूम करोगे, जब किसी भी केंद्रक को, भाई वैसे तो कोशिका बहुत छोटी इकाई होती है। कोशिका क्या है? संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई है एक छोटी सी, और उसमें भी जो है केंद्रक वो भी और छोटी हो गई होगी। तो उस केंद्रक को जब जूम करोगे, जब देखोगे जूम करके, तो उसमें जो मतलब इस तरीके से संरचना दिखाई देगी क्रोमैटिन से बनी हुई, क्रोमैटिन धागे की। ये क्रोमोसोम कहलाती है, चूँकि क्रोमैटिन की, इसलिए कैसे ये क्रोमोसोम कहलाती है। इस तरीके से संरचना आपको दिखाई देगी, जो क्या है? क्रोमोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम शब्द सबसे पहले वाल्डेयर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वाल्डेयर महोदय ने ये शब्द दिया था क्रोमोसोम। तो और खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। तो नाम याद रखना है, खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर। और वाल्डेयर ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? वाल्डेयर ने, क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम क्या बला है, इसको समझते हैं। क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होता है? जो हमारी आज फोटोकॉपी है ना इंसानों की पूरी फोटोकॉपी यहीं से निर्भर करता है कि इंसान कैसा बनेगा। क्रोमोसोम पर ही सारा निर्धारित होता है। किस पर निर्धारित होता है? चूँकि ये इसमें क्रोमैटिन का रोल है, इसलिए इसको क्रोमोसोम कहा गया। क्रोमैटिन शब्द क्रोमो से ही बना है ना, तो क्रोमैटिन धागे, ये धागे नुमा संरचना होती है, जो किस तरीके से इसमें जोड़े दिखाई दे रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, जोड़ा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से मानव के शरीर में जो केंद्रिका होती है, मानव के शरीर की जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रिका होती है, उसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े। 23 जोड़े अर्थात 46। तो प्रश्न यहाँ से कई बार आए हैं, परीक्षाओं में आए हैं कि मानव शरीर के जो है किस कोशिका के अंग में जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया, कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। और केंद्रक में पाए जाते हैं, और कितने पाए जाते हैं? 46। और जोड़े कितने हो गए? 23 जोड़े हो गए। और इसमें शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। और खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। दो नाम याद रखना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है? ये धागे नुमा संरचना है जो जोड़ों में रहती है। कैसे रहती है? जोड़ों में रहती है, चिपके हुए जोड़े रहते हैं। सब कुछ जोड़ा है, देखो हमारे शरीर में कान 2 हैं जोड़े में है, नाक के 2 छेद हैं जोड़े में, आँख 2 हैं जोड़े में, सब कुछ। तो ये सब कहाँ से निर्धारित हुआ? क्रोमोसोम से निर्धारित हुआ। कहाँ से? क्रोमोसोम से। अब अगर इस 23 जोड़ों में, क्रोमोसोम के 23 जोड़ों में जो 22 जोड़े होते हैं, वो तो यही निर्धारित करते हैं कि इंसान के नाक कैसे बनेंगे, कान कैसे बनेंगे, आँख कैसे बनेगी, ये सब ये निर्धारित करता है। कौन? 22 जोड़े। कौन निर्धारित करता है? 22 जोड़े, ठीक, ये निर्धारित करते हैं। लेकिन एक जोड़ा जो है वो महत्वपूर्ण होता है। एक जोड़ा अर्थात 2 क्रोमोसोम जो होते हैं, वो क्या निर्धारित करता है कि ये पुरुष बनेगा या महिला बनेगी, ये पुरुष बनेगा या महिला बनेगी। तो ये कौन निर्धारित करता है? एक जोड़ा।
तो ये 22 जोड़े तो सब में समान होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम, मतलब ये समजात होते हैं, समजातीय मतलब हिंदी शब्द जो है हाँ समजातीय क्रोमोसोम होते हैं। और जो विषम जातीय होते हैं वो एक जोड़ा होता है, हेट्रोसोम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम। तो ये एक जोड़ा होता है, ये निर्धारित करता है कि आने वाला बेबी महिला होगी या पुरुष होगा। अब अगर इस 22 जोड़े में जिससे निर्धारित होता है कि आँख कान नाक कैसे होगा, अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया या 23 जोड़ों में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, तभी तो आप देखते हो कि जो है विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी पैदा हो जाते हैं। पता चलेगा किसी का मुंह जो है मतलब उसमें 2 छेद हो जाएंगे, बीच में बंद होगा, बहुत रेयर होते हैं ऐसे ना। और या फिर किसी की आँख जो है खोपड़ी पे खुल जाती है, किसी की आँख खोपड़ी की खुल जाएगी, किसी को थोड़ा सा पूंछ निकल आएगा, ऐसे पैदा हो जाते हैं ना। तो वो यहाँ डिस्टर्बेंस होने से होता है, क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस होने से ऐसा हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर क्रोमोसोम लगभग इसी प्रकार से एक संरचना है। सामान्य नियम तो यही है, जो ईश्वर ने जो बनाया है सामान्यतः यही बनाया है। लेकिन हो सकता है ईश्वर बनाते समय उस समय क्रोमोसोम की जोड़े में कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया, तभी तो पुरुष और महिला के अलावा एक और लिंग बन जाता है किन्नर। तो वो इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से ही तो हो जाता है इस तरीके से परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जो है क्रोमोसोम, इसीलिए अब क्रोमोसोम को इसीलिए आनुवांशिकता का वाहक कहा गया है। क्या कहा गया है, हेरिडिटी का जो है ये जो है ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करती, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही ले मान ले, मानव को एक जो है यूनिट मान ले, तो मानव की यूनिट में सभी में क्रोमोसोम तो यही होंगे, इसकी व्यवस्था क्या होगी, यही होगी। बस थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है क्रोमोसोम में। अगर क्रोमोसोम में हमारा जो ज्ञान भी अगर चला जाता इसी क्रोमोसोम में, तो फिर जो ज्ञानी व्यक्ति के बच्चे जो पैदा होते वो ज्ञानी ही पैदा हो। लेकिन क्रोमोसोम में भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि ये चीज़ नहीं जाएगी। जो मान लो जिसने बॉडी वाडी बना लिया, बल्ले सल्ले बना लिए, अब जो है क्रोमोसोम में उसके बल्ले चले जाएं, बॉडी चले जाएं, तो बच्चा पैदा होगा पहले ही फुलाते हुए निकलेगा, अच्छा जय मैं बीरबल ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर बड़ा समझदार था, सब कुछ बनाते समय ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो है सब कुछ अपने आप अर्जित करना है। क्रोमोसोम से ये तो बना देंगे कि तुम्हारे 2 नाक होंगी, 2 आँखें होंगी और जो है एक खोपड़ी होगी, ये तो बना दे, ये तो हो जाएगा। लेकिन बाकी की चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी, वो मतलब इसमें नहीं जाएंगी। जो आप मसल्स बनाओगे वो मसल्स में ही रहेंगी। जो ज्ञान आप अर्जित करोगे दिमाग में जाएगा, लेकिन दिमाग की केंद्रिका के जो है क्रोमोसोम में नहीं जाएगा। नर्वस सिस्टम में तो जाएगा, लेकिन उस क्रोमोसोम में नहीं जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो क्रोमोसोम में चला जाए, फिर वो जो है कॉपी होकर के तुम्हारे बच्चे में चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अब ये इसमें जो हेट्रोसोम जो होता है, पुरुष के पास ये जो है क्रोमोसोम X और Y होता है। विषम जातीय वाला जोड़ा है, उसमें पुरुष के पास X और Y क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, जोड़े में होते हैं क्रोमोसोम तो X और Y। लेकिन महिला के पास क्या होता है, X होता है, महिला के पास X होता है। तो इसीलिए जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे, पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। किससे होता है, पुरुष को अगर X जुड़ जाएगा तो फिर संतान क्या होगी, गर्ल बेबी होगी। क्या होगी, गर्ल बेबी होगी। अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम और महिला की X क्रोमोसोम मिल जाए, Y बेबी होगा। क्या होगा, Y बेबी। गर्ल तो X से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इनसे ये निर्धारित। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम जो है आज जो है अध्ययन करेंगे DNA का और जीन का। तो हम DNA करेंगे किसका, जो है क्रोमोसोम का। तो ये अब यहाँ पर अगर इस क्रोमोसोम को हमने यहाँ से निकाल लिया, केंद्रक से निकाल लिया, जो कि क्रोमेटिन धागे की एक जो है संरचना है, ठीक। और इसमें जो है मोस्टली न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, बहुत सारे मात्रा में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो इसलिए बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पॉली मतलब बहुत होता है ना। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत। जैसे लोग कहते हैं ना पॉलीटेक्निक कर रहा है बच्चा, अर्थात क्या कर रहा है, बहुत सारी तकनीक सीख रहा है, बहुत सारी तकनीक सीख रहा है, तो उसमें पॉलीटेक्निक हो गया। पॉलीथीन, जहाँ पॉली शब्द लग गया है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये अगर इसको खींचोगे, आप इसको खींचोगे इस तरीके से, जूम करोगे तो कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाएगी, कुछ ऐसे इस तरीके से उलझी हुई। भाई धागे की है, क्रोमेटिन धागे जैसी है, तो धागे जैसी संरचना इस तरीके से ऐठी हुई दिखाई देगी। और इसी को कहते हैं DNA। इसी को क्या कहते हैं, DNA। और जब इसी DNA को और ज़्यादा जूम करोगे, और ज़्यादा जूम करोगे, तो इस तरीके से ये संरचना और फैल जाएगी, ये संरचना और फैल जाएगी। तो इसके अंदर ये दिखाई देगा, जो ये होगा आपका जीन। ये क्या होगा, जीन होगा, ये कहलाएगा जीन। जब इसी को फैला दोगे, खूब खींच दोगे, अर्थात जो है क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जीन हो गई।
और इससे थोड़ी सी बड़ी इकाई क्या होगी, डीएनए, और इससे भी बड़ी इकाई क्रोमोसोम हो गया। और क्रोमोसोम कहाँ है, केंद्रक में। केंद्रक में तो कितने, मानव केंद्रक में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। कितने, 46 क्रोमोसोम है। तो ये संख्या याद रखनी है, 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये जीन होता है और ये डीएनए होता है। डीएनए का ही जो है संरचना जीन के रूप में है। अब इसको सबसे पहले जो है जीन की जो ये ऐसी संरचना है, देख रहे हो कैसे धागे की इस तरीके से ऐंठी हुई, जैसे रस्सी नहीं देखते हो, ऐंठी हुई रस्सी होती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले जो है रेशे होते हैं, और उन रेशों में से जो है आप इस तरीके से निकाल लो रेशा, इस तरीके से आप रेशा ऐसे निकाल लो और दोनों रेशों को इस तरीके से जोड़ दो, तो कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है धागे की। तो यही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो जीन एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम का ही जो है एक सूक्ष्मतम जो है पार्ट है, इकाई है, सूक्ष्मतम यूनिट है, इकाई है, जो क्या करता है, ये यही कॉपी होकर के आगे स्थानांतरित होती है। अब इसी जीन की संरचना को जब जीव वैज्ञानिक समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो जीन में हेरफेर कर देते हैं, जीन में हेरफेर कर देते हैं, कुछ नई चीज़ तैयार कर लेते हैं। और ये जीव दो प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे और जंतु दोनों हैं। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये या जो ये क्रोमोसोम है, मतलब ये तो जो है कि एक तो यहाँ पर पाया ही जाता है मानव शरीर में या मतलब जंतुओं में। इसके अलावा ये लवक में भी पाया जाता है। कहाँ, लवक में। और लवक कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में। 3 प्रकार के लवक हमने बताए थे। और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो डीएनए है या जीन है वो तीनों जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, एक तो केंद्रिका में, एक पहला तो कहाँ, न्यूक्लियस में, केंद्रिका में, केंद्रक में, और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा लवक में। तो प्रश्न यहाँ से कभी कभी आ जाता है, दे देगा तीनों दे देगा, फिर सी में कहेगा उपरोक्त सभी में, तो आपको कहाँ लगाना है टिक, उपरोक्त सभी में। तो अब ये जीन जो है, जीन में क्या होता है, इसमें जो है कुछ बॉन्ड इस तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बंधे होते हैं, इस तरीके से संरचना बनी होती है। अब इसको हम लोग समझना है, ये बॉन्ड समझना है हमको कि ये किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन सी एसिड, तो डीएनए की जो संरचना होती है उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा होता है इसमें फॉस्फेट वगैरह होता है। क्या होता है, फॉस्फेट। अब ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक छोटी सी जो है संरचना है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लियोटाइड में ही क्या होता है, डीएनए की संरचना होती है, और इसमें जो है ये आपकी इसमें क्षार पाया जाता है। एक तो शुगर क्या पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, और एक नाइट्रोजन जो है बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, क्षार जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक। और फास्फोरस पाया जाता है। तो प्रश्न ये आएगा कि डीएनए में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो एक तो फास्फोरस पाया जाता है जो तत्व है, और क्षार कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन, और शुगर पाया जाता है जिसको पेंटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोज। या फिर डीएनए की बात कर रहे हैं, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज। तो इसमें शुगर कौन सा पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। कौन सा शुगर पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज, और इसी को कहते हैं पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर। तो अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको फिर से रिवाइज कर लो कि डीएनए में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ मैटर पाए जाते हैं। तो फास्फोरस पाया जाता है ये जो तत्व के रूप में है, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड भी जो है शुगर होता है उसमें, और क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस जो है 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और आपका जी, टी और सी। ए का मतलब होता है एडेनिन, ए का मतलब होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन। और जी का मतलब होता है ग्वानिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन। और टी का मतलब होता है थायमिन, टी का मतलब होता है थायमिन। और सी का मतलब होता है साइटोसिन, हाँ, साइटोसिन। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के क्या होते हैं डीएनए में। डीएनए में कितने 4 प्रकार के बेस होते हैं, या क्या होते हैं, क्षार होते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार। कौन से क्षार, नाइट्रोजन क्षार। बस इतना ध्यान रखो, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गहराई में नहीं पूछता है, बस ये पूछ लेता है डीएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है,
नाइट्रोजन क्षार। कौन सा क्षार पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, जो 4 प्रकार के होते हैं वैसे, AG TC। कौन कौन से? AG और TC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और अगर हम RNA की बात करेंगे तो उसमें जो है थायमिन की जगह पाया जाएगा यूरेसिल। थायमिन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। अभी अब जो RNA पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो इस तरीके से ये, अब ये क्यों मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो मैंने ये संरचना बनाई थी, अब इस संरचना को सबसे पहले पता किया था जो है आपका किर्क महोदय ने, वाटसन और किर्क महोदय ने। किसने पता किया था? वाटसन और किर्क महोदय ने। वाटसन और क्रिक महोदय ने इसका पता लगाया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने 1953 में। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से आ जाता है कि ये जो अब इसमें डबल बाड है, क्या है? डबल धागे हैं, तो इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। तो आप जो है इसको एक तरीके से फिर से साफ करके बनाते हैं सही से। मेन हमको यही समझना है, ये है क्या है? डबल हेलिक्स है। इसको बोलते हैं वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक, 1953 में खोजा था। कब खोजा था? 1953 में खोजा था। तो ये 2 धागे हैं और ये न्यूक्लियोटाइड के धागे हैं। किसके हैं? न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड के धागे हैं। किसके बने हैं ये? न्यूक्लियोटाइड। और इसमें जो हमने पढ़ाया था नाइट्रोजन क्षार, जो भी बताया था, AG और TC, ये इसी तरीके से होता है। A और T के साथ जुड़ा होता है और GC के साथ जुड़ा होता है। और जुड़े किससे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो 2-3 चीज़ याद रखना है। जो मतलब ये जो आपका क्या कहते हैं, जो बेस है, जो क्षार है, किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो एडेनिन है और थायमिन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे? डबल बॉन्ड से। और जो ग्वानिन और साइटोसिन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से। ये कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ट्रिपल। इतना गहराई में नहीं जाना है, बस ये जान लो कि ये धागे इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दोनों धागे क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये T से जुड़ा हुआ है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, C से जुड़ा हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जुड़े हुए हैं ये सब, ये संरचना। तो यहाँ से हम जो है, जो मेन चीज़ें हैं जो तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से है, वो चीज़ समझ लो। DNA क्या है? एक जो है अनुवांशिक जो है तत्व है। DNA क्या है? अनुवांशिक तत्व है। और इसका ले कौन जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या कहा गया है? अनुवांशिकता का वाहक। अनुवांशिकता का वाहक। जब DNA को ही हम विस्तारित करते हैं, खूब उसके मतलब एक DNA को फैलाते हैं, तो उसमें क्या निकलता है? जीन। उसमें क्या निकलता है? जीन। और इसी जीन को रूपांतरित करके हम कोई नई संरचना बना सकते हैं। इसी जीन को रूपांतरित करके, जैसे BT कॉटन है, ये सब भाई इसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि इससे वैज्ञानिक जो है पढ़ करके और नई नई तकनीक, जैसे अभी एक नई तकनीक है क्रिस्पर तकनीक। जैसे हम मोबाइल में मतलब वीडियो को एडिट करते नहीं, जोड़ते काटते हैं, तो इसी तरीके से किसी भी जीव की जो जीन को भी रूपांतरित किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग तकनीक। जीन एडिटिंग तकनीक। और उस तकनीक को क्या कहते हैं? क्रिस्पर तकनीक। क्या कहते हैं? क्रिस्पर। तो क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से चीन ने अभी दावा किया था कि उसने जो है इस एडिटिंग तकनीक से मानव की एक नई संरचना बना दी है, नया बेबी जो है बना दिया है। तो लेकिन ऐसा हो सकता है, बनाया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा आप बनाने लगोगे तो फिर भगवान की संकल्पना बेकार हो जाएगी। पता चलेगा आपने जो है अच्छी वाली जीन उठा करके और किसी के गर्भ में डाल दिया, और उससे जो है बच्चा, सारे बच्चे कितने कैसे पैदा होते जाएंगे। जो अमीर लोग हैं वो तो पैसा खर्च करके इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को पहले से ही बना देंगे क्या? बुद्धिमान। अब बेचारे जो गरीब रह जाएंगे, जिनको पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल नहीं करवा सकते हैं, पैसा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि महंगी तकनीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में समाज में बहुत बड़ी खाई हो जाएगी, गरीबों की और अमीरों की। तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़्यादा मतलब मानव शरीर पर ज़्यादा परिवर्तनकारी ना हो, इसलिए इस पर रोक भी लगाती हैं सरकारें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोक लगाया जाता है। नहीं तो अभी किसी मतलब आतंकवादी के पास पहुंच जाए टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर टेक्निक, फिर वो कहेगा ओसामा बिन लादेन तो मर गया है और उसका जीन सुरक्षित रखा है, चलो उसी काट पीट करके और बना देते हैं दूसरा ओसामा बिन लादेन, दूसरा सद्दाम हुसैन बना देते हैं, हिटलर बना देते हैं। भाई खुराफाती भी तो पैदा हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी ही बनाएंगे, खाली गांधी बनाएंगे, या जो है खाली नेल्सन मंडेला ही बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो वो ये भी बना सकते हैं, ओसामा बिन लादेन को भी बना सकते हैं,
वो जो है जवाहिरी को भी बना सकते हैं, आतंकवादियों को भी बना सकते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा जो है इस पर वो नहीं किया जाता है कि मानव शरीर पर इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो चीन ने दावा किया था तो दुनिया में हड़कंप समझ गया था कि अरे ये तो चीन अब तो वहाँ दिक्कत करेगा, चीन अगर ऐसी टेक्निक बना लिया है। तो इसलिए ये टेक्निक आपको याद रखना क्या, क्रिस्पर टेक्निक। क्रिस्पर टेक्निक क्या है कि ये जीन एडिटिंग की एक तकनीक है, जीन को एडिट करने की क्या है एक तकनीक है। और जीन में हमने बताया था कि यहाँ पर जो है ये जो क्षार है, जो बेस है, वो नाइट्रोजन बेस है, किससे जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो क्षार है, ये 4 प्रकार के क्षार डीएनए में होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन। तो ये 4, इनको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये सब नीट वोट की परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेनली यहाँ पर आप जीन की संरचना को समझ लो। यहाँ से प्रश्न आता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। ये तुम्हारी कंपटीशन में जो आता है प्रश्न वो बता रहा हूँ। डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि ये डबल संरचना देख रहे हो, 2 धागे दिख रही हैं, तो ये डबल धागे की संरचना डबल हेलिक्स कहलाती है। और सबसे पहले जीन तो डीएनए तो बहुत पहले लोगों ने खोज लिया था, लेकिन संरचना कैसी है इसका पता किसने लगाया, वाटसन और क्रिक ने लगाया। तो वाटसन और क्रिक ने इसीलिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसी चीज़ को खोजने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1962 में। किसको, वाटसन और क्रिक महोदय को जो है नोबेल प्राइज़। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स की जो है संरचना बताई थी। और इसी संरचना, इसी जीन के आधार पर क्या होता है जो है जा करके तकनीकी बदल करके और नए नए फसलों पर इसका इस्तेमाल करो, बढ़िया है, अच्छी फसल आए। जैसे अब हमें क्या ज़रूरत है इस समय दुनिया में जो है, आप हिंदुस्तान की बात करो, दुनिया मत जाओ, कहीं पर वर्षा नहीं होती थी वहाँ ज़्यादा होने लगी, रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती थी वहाँ होने लगी, और जहाँ वर्षा होनी चाहिए वहाँ हो नहीं रही है। तो जहाँ वर्षा होनी चाहिए वहाँ पर हम फसलें करते हैं ना, गेहूँ चावल धान करते हैं, अब वहाँ वो पैदा नहीं हो रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को जीन तकनीक में मॉडिफाइड करके कुछ ऐसे बीज जो खोजे जानी चाहिए जो वर्षा रोधी हों। जैसे धान है, ज़्यादा वर्षा में पैदा हो रही है, लेकिन एक ऐसी जीन बना देनी चाहिए धान की जिसको कम पानी में ही तैयार हो जाए। तो इसी टेक्निक पर आधारित है, इस पर रिसर्च निरंतर होते रहते हैं, दिन रात रिसर्च होते। तो ये टेक्निक फ़ायदेमंद है। जीन एडिटिंग टेक्निक क्या है, फ़ायदेमंद है, लेकिन बशर्ते कि उसका इस्तेमाल सही जगह पर किया जाए। ये तो अगर आप अगर वहाँ पे सीधे पहुँच जाओ लैब में और जीन का अध्ययन किया है तो आप भी एडिटिंग कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ थोड़े नहीं है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। उठा करके चिमटी से उठाने तो इधर उधर से जो उसके उपकरण होते हैं उठा करके वो जोड़ते चले जाओ, ऐसे बनाते चले जाओ, बना दोगे, कोई दिक्कत थोड़े नहीं इसमें। लेकिन बशर्ते कि इसका नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरीके से, तब जा करके जीन एडिटिंग कर सकते हो। ठीक, पहले शुरुआत में तो कठिन लगेगा। पहले हमको जो है, जैसे हम वीडियो बनाना नहीं आता था तो लगता था क्या है वीडियो बनाना। अभी जो लोग नहीं बनाते उनको लगता होगा ना कि कैसे एडिट करना है। तो कुछ जो है हमारे पास टूल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस, ऐप बोलते हैं। उन एप्लीकेशंस की सहायता से हम सब जोड़ते गांठते चले जाते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिकों के पास जो जीनोमिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भी बहुत सारे उपकरण होते हैं। उन उपकरणों की सहायता से काटते छाँटते हैं। इसी को कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्निक। क्या कहते हैं, जीन एडिटिंग टेक्निक। और इस टेक्निक में जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, क्रिस्पर टेक्निक। कौन सा टेक्निक, क्रिस्पर टेक्निक। इसी के कारण जो है बीटी ब्रिंजल, बैगन का जो है बीटी वर्जन आ गया, कपास का जो है नया वर्जन आ गया। तो ये सब कैसे तैयार किए जाते हैं, 2 प्रकार के जो है जीन को उनको संयोजित करके आपस में फ्यूजन करा करके और नई प्रजाति तैयार कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो है जीन टेक्नोलॉजी होगी। अब इसी में एक होता है आरएनए। इसी में एक क्या होता है, आरएनए। आरएनए में जो है सिंगल बॉन्ड जो हेलिक्स होता है उसमें डबल नहीं होता, वो इस तरीके से ऐसे रस्सी एक ही संरचना होती है इस तरीके से, ठीक है। तो वो सिंगल संरचना होती है। उसका नाम क्या है पूरा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए। आरएनए में बस थोड़ा सा अंतर है, आरएनए डीएनए में थोड़ा अंतर है। इसमें जो होता है जो थायमिन होता है, थायमिन जो क्षार होता है, थायमिन क्षार की जगह यूरेसिल क्षार होता है। कौन सा क्षार होता है, यूरेसिल। यूरेसिल बेस होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें यूरेसिल बेस होता है। और जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। ये कुछ अंतर हैं। और हेलिक्स कैसा होता है, सिंगल मॉडल में होता है। कैसा होता है, सिंगल होता है। डीएनए में डबल होता है। बस यहाँ से प्रश्न आता है, डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। और आरएनए में क्या होता है, सिंगल होता है। आरएनए में क्या होता है, सिंगल होता है। और इसका काम होता है
प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। क्या काम करना? प्रोटीन। अब ये जो आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है, इसको समझ लो बस। आरएनए प्रोटीन कैसे बनाता है? डीएनए निर्देश देगा आरएनए को, कहेगा तुम प्रोटीन बनाओ। शरीर में प्रोटीन बनता है ना, तो कहेगा प्रोटीन बनाओ। तो कौन बनाएगा? आरएनए। और मैंने पढ़ाया था प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहा गया है? राइबोसोम को। किसको कहा गया है? राइबोसोम को। तो प्रोटीन राइबोसोम नहीं बनाता है, मैंने क्या बताया था? निर्माण की फैक्ट्री है, स्थल है। और बनाता कौन है? आरएनए बनाता है। कौन बनाता है? आरएनए। और बनाने का आदेश कौन देता है? डीएनए। कौन देता है? डीएनए। बनाने का आदेश डीएनए देना, बनाएगा आरएनए। और कहाँ जाएगा? बनाएगा राइबोसोम पर। कहाँ बनाएगा? राइबोसोम पर। तो अब ये क्लियर हो गया। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो अब बनाता कैसे? देखो यहाँ पर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका जो है mRNA, छोटा m लिखा जाएगा और उसके बाद में लिखा जाएगा बड़ा RNA। और एक होता है tRNA, छोटा t और RNA, अभी इसको बताएंगे सारा तरीके। और एक होता है छोटा r और फिर बड़ा RNA। ठीक, ये 3 प्रकार के RNA होते हैं, इसको समझ लो। mRNA, m मतलब मैसेंजर होता है। m का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर। t का फुल फॉर्म हो गया ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। और r मतलब राइबोसोम, राइबोसोमल RNA, ट्रांसपोर्टेशनल RNA और मैसेंजर RNA। 3 प्रकार के RNA होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में जो है 10 प्रकार के जो है आपका एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। शरीर में हमारे 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। और जब हम खाते हैं तो उसमें से अन्य 10 एमिनो एसिड्स जो है वो हमारे शरीर में जा करके और प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई या सबसे जो आधार है क्या है? एमिनो एसिड है। कौन सा एसिड है? एमिनो एसिड। तो यहाँ से प्रश्न आता है, जब 20 एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो एसिड मिल जाता है तो क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। अब ये बनता कैसे है? तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं। तीनों का काम क्या है? आरएनए, ये तीनों जो है mRNA, tRNA, rRNA, ये क्या काम करते हैं? इनको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो मैसेंजर RNA है ये पहचान करेगा। जैसे हम खाना खाएंगे और खाना पचेगा, जैसे ही उसको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है एमिनो एसिड है, पकड़ के रख लेगा, कहेगा आओ बेटा तुम्हारी पहचान कर लिए हैं, तुम क्या हो? एमिनो एसिड हो, पकड़ कर रख लेगा। अब खुद तो जाएगा नहीं वहाँ पर राइबोसोम को देने, राइबोसोम फैक्ट्री में खुद तो ले जाएगा नहीं, ले जाएगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा ना, भाग जाएंगे और एमिनो एसिड। तो सबको हाँ, तो ऐसे 10 एमिनो एसिड पहचान कर लेता है। हम जो खाना खाते हैं, चावल खाएं, दही पिएं, आटा जो है रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, तो उसमें से 10 सूक्ष्म एमिनो एसिड की क्या कर लेता है? वो पहचान कर लेता है। फिर बुलाता है किसको? ट्रांसपोर्ट वाले को, परिवहन वाले, कहता है इधर आओ, कहता है ले जाओ, ये हमने क्या है बना, इसको पहचान कर लिया है। तो पहचान कौन करता है? मैसेंजर। पहचान कौन करता है एमिनो एसिड्स की? मैसेंजर। और ट्रांसपोर्ट वाले को दे देता है, कहता है ले जाओ। कहाँ ले जाओ? फैक्ट्री में ले जाओ। फैक्ट्री कहाँ है? राइबोसोम पर है। कहाँ है? राइबोसोम। तो rRNA के पास दे जाता है कौन? tRNA। ट्रांसपोर्ट से अपने लेकर के चला जाता है कौन? rRNA। और rRNA पर क्या होता है? वहाँ पर प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है? 20 एमिनो एसिड जो शरीर में हमारे 10 ऑलरेडी हैं वो, और 10 जो है कहाँ से ले आते हैं? जो हम खाते पीते हैं वो। तो 20 एमिनो एसिड मिल करके फिर क्या बन जाते हैं? प्रोटीन बन जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? आरएनए। और इसको निर्माणक स्थल कहाँ मिलता है? राइबोसोम पर मिलता है। तो राइबोसोम वो फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। बनाता कौन है? आरएनए। और आदेश कौन देता है? डीएनए। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कि जो है प्रोटीन बनाने, निर्माण करने का आदेश कौन देता है? डीएनए। और बनाता कौन है? आरएनए। ठीक, ये तीनों में से नहीं। गहराई में प्रश्न तो नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं। लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ जानना है कि जो है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। अब चूंकि राइबोसोम में ही बनती है, इसलिए कौन बनाता है? आरआरएनए। यहाँ से प्रश्न आ सकता है mRNA, tRNA, rRNA। अब कहेगा निम्न में से कौन सा आरएनए प्रोटीन बनाता है? तो कौन सा बनाता है? rRNA, जो कि राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, वो प्रोटीन क्या करता है? बनाता है। इसके अलावा एक कुछ टेक्निक और हो, उनको समझ लेते हैं। जैसे जब डीएनए की कॉपी करते हैं, भाई डीएनए एक कोई डीएनए है, अब इस डीएनए को ही पुनः दूसरा डीएनए बना दें। हमारे शरीर का डीएनए है, हमारे जैसा ही कोई एक नया डीएनए तैयार कर दो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको डुप्लीकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? भाई डुप्लीकेट ही तो तैयार होगा, तो उसको डुप्लीकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन। यानी डीएनए से ही डीएनए की नई कॉपी तैयार करना क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन तकनीक। और डीएनए से आरएनए भी बनाया जाता है। डीएनए से क्या बनाया जाता है? आरएनए बनाया जाता है। मैंने बताया ना कि आरएनए कैसे बनेगा? जब थायमिन को हटा करके यूरेसिल डाल दोगे, थायमिन क्षार को हटा करके क्या डाल दोगे? यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा वो?
आरएनए बन जाएगा। वो प्रक्रिया नहीं समझने की जरूरत है, लेकिन प्रश्न यहाँ से आता है, क्या डीएनए का आरएनए में परिवर्तन किया जा सकता है? किया जा सकता है। प्रक्रिया ना समझो, लेकिन इतना आप ध्यान रखो कि डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं। डीएनए से आरएनए क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक। और आरएनए का भी डीएनए से बना सकते हैं। आरएनए से भी डीएनए क्या होता है? बनता है। आरएनए में अगर आरएनए है तो उसमें यूरेसिल हटा करके क्या जोड़ना है? थायमिन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? थायमिन जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ से प्रश्न आता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डुप्लीकेशन, और ये बोला है ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, अभी इसी से ठीक, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने की तकनीक कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। अब हिंदी में कुछ और होगा, नहीं पता है मुझे, लेकिन डीएनए से आरएनए बनाने की तकनीक कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से पुनः जो है डीएनए बनाने की तकनीक कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी? रिवर्स, उल्टा कर रहे हैं ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। बस यहाँ से इतना जान लो, डीएनए से बनाने की आरएनए तकनीक को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और पुनः आरएनए से डीएनए बनाने को रिवर्स। इसीलिए आपने सुना होगा, जब वायरस जो आया था कोरोना वायरस की जांच करने के लिए एक टेक्निक आई थी RT-PCR। क्या? RT-PCR। RT यही सब था। RT क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RT का मतलब क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? वायरस में पाए जाते हैं। आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर वायरस में पाए जाते हैं। जो उस वायरस में जो भी मतलब उसको डीएनए में चेंज करेंगे जब, तभी तो उसका पता चलेगा कि किस टाइप का वायरस है। तो ऐसा टेक्निक जो है RT-PCR जांच के तहत किया गया। यूरेसिल हटा करके थायमिन जोड़ा गया। यूरेसिल हटा करके क्या जोड़ा गया? थायमिन। तभी तो ये डीएनए में परिवर्तित होगा। तो इसीलिए ये RT-PCR टेक्निक यहीं पर था। और आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो आरएनए प्रोटीन बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब यहाँ पर मैंने तीर ऐसे नहीं बनाया है ऊपर, यानी एक बार प्रोटीन बन गया तो वो आरएनए में नहीं बदलेगा। प्रोटीन दोबारा आरएनए में नहीं बदलेगा। प्रोटीन बन गया तो एक तत्व बन गया ना, अब वो एक तत्व बन गया। अब वो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो है जा करके जो उसके काम है वो करेगा, लेकिन उसका दोबारा हम आरएनए में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए आरएनए का प्रोटीन में बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो यहाँ से जो बातें निकल कर आती हैं तुम्हारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो समझ लो कि डीएनए का हम आरएनए में परिवर्तन कर सकते हैं और आरएनए का डीएनए में परिवर्तन कर सकते हैं। और आरएनए का किस में परिवर्तन होता है? प्रोटीन में। अब अगर ऐसे आ जाए आप लिख करके सीधे कि डीएनए से परिवर्तन होता है प्रोटीन का और आरएनए से होता है परिवर्तन जो है प्रोटीन का, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके साइंस से प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि आप जो है स्टेटमेंट जब समझोगे तभी तो कर सकते हो। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया, अब इस डायग्राम को आप जो है बना लोगे, अपने उसमें फाइल में रख लोगे, तो आसानी से जब रिवाइज करोगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, चित्र देखते ही समझ जाओगे कि प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए बनाता है। और आरएनए से प्रोटीन जो परिवर्तन का प्रक्रिया है ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ से प्रश्न नहीं आता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और डुप्लीकेशन। डीएनए का याद रखो, डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन। रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए बनाना। लेकिन डीएनए से आरएनए जो है ये बनाया जा सकता है, आरएनए से डीएनए। तो ये जो है कोरोना वायरस में भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है क्या किया गया था, उससे जाँच की जाती थी, RT-PCR जाँच होती थी। और ये पहले सब जगह अवेलेबल नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे सब जगह अवेलेबल कर, वही टेक्निक है। तो उस टेक्निक को जो है कई जगह दे दिया गया कि सब लोग जांच करो, तभी तो ज़्यादा मात्रा में जांच होने लगा था RT-PCR का। नहीं तो बहुत महंगी टेक्निक है, धीरे धीरे जो है इस पर कई रिसर्च हुई। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या है? जीन है। मतलब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? डीएनए, पहले तो क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। अब क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में मानव के कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम, या जोड़े कितने? 23 जोड़े। 22 जोड़े क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम, समजात, और एक जोड़ा विषमजात, हेट्रोसोम। तो जो लिंग निर्धारण करता है एक जोड़ा करता है। लिंग निर्धारण क्या करता है? एक जोड़ा करता है। और इसी को जब खींचते हैं, उसी को विस्तारित करते हैं क्रोमोसोम को ही, तो उसमें क्या निकलता है?
डीएनए निकलता है। क्या निकलता है? डीएनए। और डीएनए को ही जब और फैलाएंगे, विस्तारित करेंगे तो क्या निकल आएगा? जीन निकल आएगा। और जीन से ही जीन एडिटिंग टेक्निक खोजी गई जीनों में। जीनोमिक विज्ञान उससे पूरा एक अलग से विज्ञान ही है, जीनोमेटिक साइंस है। तो वो सब अध्ययन करते हैं जीन वाले, बहुत गहराई में लोग अध्ययन करते हैं इसका। तो वो उस पर एक विज्ञान ही हो जाता है, जीनोमेटिक साइंस करके जो है, तो वहाँ से लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा तुम्हारा क्या रहा, जो है केंद्रक में पाया जाने वाला जो है आपका क्रोमोसोम, या इसको गुणसूत्र भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तो डीएनए, अब इसको अगर पिचकाओगे, जीन को पिचकाओगे तो डीएनए बन जाएगा, डीएनए को पिचकाओगे तो क्रोमोसोम में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? क्रोमोसोम में। भाई एक छल्ला देख लो, एक छल्ला जो है, जो जिसमें बहुत सारे कर्व हों इस तरीके से, और उसको खींचो तो उसके जो है क्षेत्रफल में विस्तार हो जाएगा। जब उसे आपस में जोड़ दोगे, मिला दोगे, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है ये जो है क्रोमोसोम क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े में जो काहे के होते हैं? क्रोमेटिन धागे के होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड के होते हैं ये। और मोस्टली इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? 3 तत्व पाए जाते हैं। एक तो शुगर है, डीएनए में कैसा शुगर होता है? पेंटोज। डीएनए में कौन सा शुगर होता है? पेंटोज। या डीऑक्सीराइबोज। कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज। और क्षार कौन सा होता है? नाइट्रोजनी क्षार। कौन सा क्षार होता है? नाइट्रोजनी क्षार। बाकी जो चारों क्षार हैं उनके नाम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्षार का नाम पता होना चाहिए कैसा क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार। और जो ये नाइट्रोजनी क्षार है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, उसमें किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्षार क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस हेलिक्स में ये जो जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से, बस इतना ही समझना है यहाँ से, और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं ज़्यादा इसकी, और उससे नहीं आते हैं। ठीक।